नमस्कार, मैं एडवोकेट विवेक वर्मा हूँ। आपके यहाँ से चांदनी चौक से एक निर्दलीय 2024 में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू के अंदर अपना परिचय दिया था। मुझे उम्मीद है आपने मेरा परिचय को अवश्य देखा होगा। उससे आपको मेरे बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा और मेरा परिचय आप लोगों को जो मैंने संबोधित किया था सैटिस्फाइड लगा होगा। मैंने उस इंटरव्यू के अंदर 3 मुद्दों की बात की थी। अब कंटिन्यूएशन के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो मेरे मुद्दे हैं क्या, जिसके ऊपर मैं ये चुनाव के अंदर उन मुद्दों के हिसाब से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू रखते हैं आप सभी के प्रति। आप सब चांदनी चौक निवासी और देशवासियों के लिए ये मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसको मैं लेकर के चल रहा हूँ। अगर आपका प्यार मिला, अगर आपका मुझे मत मिला और मैं संसद पहुँचा, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा इन मुद्दों के ऊपर कि इन मुद्दों को मैं इम्प्लीमेंट करवाऊँ अपने सहयोगियों से, जो उस समय संसद सदस्य होंगे और देश के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उनको भी समझाने का और सैटिस्फाइड करने का प्रयत्न करूँगा। इसमें मैं सबसे पहले तो लेकर के चलना चाहता हूँ कि मेरे मुद्दों के अंदर शुरुआत सारे देश के लिए संबोधित है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंसर्न या किसी फ्रैटर्निटी से रिलेटेड नहीं है, वो आम हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए है। फिर भी चूँकि मैं एक एडवोकेट बिरादरी से संबंधित हूँ, तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि मैं अपनी एडवोकेट बिरादरी के लिए भी कुछ ऐसा करूं जिससे उनको भी अच्छा लगे। कारण केवल ये है कि देश को सही ढंग से चलाने के अंदर एडवोकेट की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और एडवोकेट ठीक ढंग से ठीक प्रयत्न करके देश को चलाते हैं, तो कुछ उम्मीद भी करते हैं कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। उनकी भी अपनी फैमिलीज़ हैं, उनके परिवार के अंदर बीमारियां भी होती हैं, इलाज की सख्त ज़रूरत होती है, पर मुझे दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि उसमें भी भेदभाव किया जाता है कुछ सरकारों के द्वारा, जहाँ से वो संबंधित होते हैं। वो सरकार के व्यक्ति जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन लोगों को कंसिडर नहीं करते। मैं बड़े अचंभे से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने ही थोड़ी-सी भेदपूर्ण नीति को अपनाया। अब दिल्ली के अंदर एडवोकेट्स जो रहते हैं, उनको तो मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, लेकिन जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, लेकिन दिल्ली की बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मना कर दिया। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब किसी स्टेट बार से रिलेटेड लोग रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो उसी स्टेट से रिलेटेड होते हैं। उन सभी को एक जैसा ही समझना चाहिए। अब मैं मेडिकल बिरादरी की तरफ भी चलता हूँ, तो वहाँ भी थोड़ी-सी भेदभावपूर्ण नीतियाँ रही हैं। सिमिलरली एजुकेशन फ्रेटर्निटी है, वहाँ भी थोड़ी-सी भेदभावपूर्ण नीतियाँ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सेवा के भाव से चल रहे हैं, मरीजों का ध्यान रखते हैं, जिन्होंने देश के नागरिकों की सेवा करनी है, उनका इलाज करना है, उनको परमानेंट क्यों नहीं रखा जाता? उनको टेम्परेरी कर दिया जाता है, उनकी तनख्वाह कम कर दी जाती है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न मेरा आप सभी से है और सरकारों से भी है। ऐसी भेदभावपूर्ण नीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी एजुकेशन फ्रेटर्निटी से रिलेटेड भी ऐसी भेदभाव नीति है। भेदभावपूर्ण होने के कारण ही उन लोगों को परमानेंट जॉब नहीं दिए जाते, टेम्परेरी लिए जाते हैं, कम तनख्वाह पे रखना चाहता है। फिर उम्मीद की जाती है कि वो देश के एक अच्छे नागरिक बनाएँ, तो मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर्स को सिमिलरली एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लोगों को भी परमानेंट होना चाहिए। ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें, इस देश को सही रूप से
चलाने के लिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। ऐसी भेदभाव नीति एडवोकेट के साथ भी नहीं होनी चाहिए। उनको भी पूरी प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के प्यार से मत ग्रहण करता हूँ, मुझे उतने वोट मिलते हैं कि मैं संसद सदस्य चुना जाऊँ, तो मेरा प्रथम प्रयास होगा कि मैं सभी को इलाज, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्री में दिलाने का प्रयास करूँगा। अपने साथियों को जो संसद में आएंगे और जो स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर होंगे, उन सबसे रिक्वेस्ट करके, समझा करके, उन मुद्दों का हल भी मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे करना है। कम से कम पब्लिक को इलाज फ्री मिले, चाहे वो कि देश के अंदर किसी भी राज्य में हो, चाहे उनको लंबे समय तक इलाज कराना हो, चाहे लंबे समय तक उनका एडमिशन हो, उनको इलाज पूरा का पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए, चाहे उसके अंदर कई महीने से साल भी लग जाए। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा एजुकेशन फ्रेटर्निटी की तरफ भी। वहाँ भी जो पढ़ाई लिखाई कराते हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, ऐसे जो मैंने अभी इलाज से रिलेटेड बताया था मुद्दा, उसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, इन सभी का अस्पतालों में और एजुकेशन सोसाइटीज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन परमानेंट होना चाहिए, नौकरी पक्की होनी चाहिए इनकी, ताकि वो दिल से काम कर सकें, दिल से देश की सेवा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिए। मैं आप लोगों से इस बारे में समझाना चाहूँगा, सरकारों को निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इलाज सभी को फ्री मिले। साथ ही बच्चे अगर कॉलेज तक अब उनको शिक्षा फ्री दें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो वो धर्म और राजनीति से और गलत नीतियों से दूर हो जाएंगे। धर्म और जात-पात की प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि वो शिक्षित होंगे तो उनके अंदर परिपक्वता आएगी, वो नौकरी अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उनको नौकरी मिल पाएगी। तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन लोगों का हक है। इवन राइट फॉर ए गुड हेल्थ आल्सो लोगों का हक है। मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा तीसरा मुद्दा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आम नागरिकों से संबंधित है। आम नागरिक जो बुज़ुर्ग होते हैं, 60 साल के ऊपर होते हैं, आज तक 76 साल बीत चुके हैं, लोगों को सही ढंग से उनको पेंशन के रूप में किसी भी सरकार ने सही ढंग से कुछ नहीं दिया है। ये उनका हक है, विदेशों में भी तो दी जाती है पेंशन, क्यों नहीं दी जाए? कम से कम एक अच्छी पेंशन, मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 5,000 रुपया प्रत्येक नागरिक, जो स्त्री हो या पुरुष हो। जो मेरा खुद का कभी आर्टिकल लिखा था आज से लगभग सवा साल, 1.5 साल पहले, मैंने सरकार से अनुरोध भी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन लोगों को 5,000 रुपये पेंशन दे दी जाए। उन पर इनका हक है। कितने लोग होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 2026 तक 17 करोड़ लोग, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने स्टडी के अंदर नोट किया है। ऐसे लोगों को मैंने सुझाव भी दिया था कि कहाँ से पैसा आ सकता है, किन प्रोडक्ट से आ सकता है और किन कुछ इंडस्ट्रियों से आ सकता है, पर उस पर गौर नहीं किया गया। मेरी प्रार्थना रहेगी होने वाली सरकार के अंदर कि बेसिकली इस मुद्दे को मैं प्रैक्टिकल जामा पहनाने की पूरी कोशिश करूँगा उन लोगों के सहयोग से। तो ये मेरे 3 मुद्दे हैं, पेंशन, एजुकेशन और हेल्थ। उम्मीद करूँगा आपको मेरी बातें ठीक लगी होंगी और साथ में आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे वोट करेंगे और मुझे ज़रूर चुन करके संसद में भेजेंगे, ताकि मैं इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा पाऊँ। धन्यवाद। आपका आभारी विवेक।